हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड पोर्शन है, जो कि 10 नंबर की वेटेज रखता है। उसमें हम पॉक्सो एक्ट को रिवाइज करेंगे, साथ में उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूँ तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो धाराएं हैं ना, वो आप मेरे साथ साथ जब आप याद करोगे तो इजीली आप याद कर पाओगे ना। वैसे अगर आप किसी नोट से पढ़ रहे हो, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, किसी से पढ़ रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिवाइज़ करना। तो इसीलिए मैं आपको रिवाइज़ भी कराऊंगी और साथ में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, है ना। फिर आपको पता लगेगा कैसे हमें रिलेट करना है क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस इन धाराओं में से कैसे कैसे पुट किए जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है। जैसे कि मंडे है जनरल पेपर, जिसमें 10 जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये पूछे जाएंगे। हम कर चुके हैं मंडे वाला, कंप्लीट हो चुका हमारा टास्क। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे आपका स्पेशल सब्जेक्ट जो है, जिसमें हॉस्टल वार्डन टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी कराए जाएंगे। हॉस्टल वार्डन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है हम कर चुके हैं, टास्क कंप्लीट। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने नहीं कराया, एक तो स्टूडेंट्स भी कम हैं देखने वाले, और मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो अगर वेडनेसडे की बात करूँ तो स्पेशल सजेशंस आपके, जिसमें रागिनी और रेनू जायसवाल, इन्होंने सजेस्ट किया था कि करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक करा दीजिए, वो मैं करा चुकी हूँ। और आज का जो सजेशन है वो है कार्तिक जी का। उन्होंने कहा था जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा गलती होते हैं, तो आप कराए कुछ। तो ठीक है, उन्हीं के सजेशंस को फॉलो कर रहे हैं हम आज की वीडियो में। तो फ्राइडे को आपका लैंग्वेज रहने वाला है कंप्लीट लैंग्वेज, जिसमें मैं हिंदी प्लस इंग्लिश कराने वाली हूँ। क्या क्या इंग्लिश हिंदी में पैसेज नहीं होगा, इंग्लिश और हिंदी का, हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन वो करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड। और फिर उसी फ्राइडे को दूसरी वीडियो आएगी, जिसमें हम अनसन पैसेज हिंदी प्लस इंग्लिश के करेंगे। और उसी दिन रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हिंदी। ठीक है। सैटरडे को रीजनिंग प्लस आईसीटी, जो कि 40 नंबर की वेटेज रखते हैं दोनों। ठीक है, तो उनको हम करने वाले हैं 20 नंबर रीजनिंग, 20 नंबर आईसीटी। ठीक है, उनकी थ्योरी पढ़ लेंगे या फिर रिवीजन कर लेंगे या फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी। संडे को डाउट क्लास रहने वाली है, जिसमें एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ पिछले संडे की, तो हमने डाउट क्लास करी थी, जिसमें मेंटल हेल्थ हमने किया था सुसाइड वाला टॉपिक, है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपका जो है, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज एज पर पॉक्सो एक्ट। पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन आपका जो ब्रेन है उसको शार्प करने वाले हैं, उसके बाद हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो बताइए इसका आंसर फटाफट से। आपका दिए गए हैं, जो आपके आंसर हैं उसमें दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट है आपकी, अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, टेक द मैटर टू द CWC विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट। बता दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आपका यहाँ पे ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, या फिर आपके बोथ ए और बी करेक्ट है, या फिर आपका इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। आंसर दे दीजिएगा फटाफट से। मुझे लगता है इसका आंसर सभी बता देंगे, किसी का गलत ये नहीं होने वाला है। हाँ जी, आंसर दे दिया होगा आप सभी ने। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला, अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो जो है अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। अगर मैं बात करूँ ये हमारा क्यों ठीक नहीं होगा, टेक द मैटर ऑफ टू द CWC विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट। CWC का यहाँ पे मतलब होता है जी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो यहाँ पे देखो 48 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 24 लिखा होता तो वो वेल एंड गुड था, हमारा करेक्ट हो जाता, है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको मेक श्योर कर लेनी है। तो चलिए दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहला कहता है द पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द चाइल्ड ऑफेंडेड। जो चाइल्ड विक्टिम है, ठीक है, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, उसको क्या मिलेगा, पॉक्सो एक्ट के तहत कंपनसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब कि जो खर्चा है उसको, मेडिकल का जो खर्चा है उसके लिए।
बी आपका कहता है द मेडिकल एक्सपेंसेस में बी प्रोवाइडेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ओनली। कहते हैं कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल का जो आपका खर्चा है वो तभी मिलेगा जब आप FIR कराओगे। तो बता दीजिएगा यहाँ पर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव। बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपके बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है ये आपका जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि देखो आपका, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बहुत बार MCQ प्रैक्टिस कराते टाइम कहा है कि जहाँ पर ओनली शब्द दिखे ना, वो वहाँ पर आपको अपने आपको अलर्ट कर लेना है ना, अपने कानों की खिड़कियाँ खुली कर लेनी है, आंखों के दरवाजे खोल लेने हैं, क्योंकि ओनली केवल शब्द दिया गया, और जो केवल जो ओनली शब्द है ना वो एक नेगेटिव सेंस देता है ना, इसीलिए तो यहाँ पर भी FIR कहा गया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि गलत है सही है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये सही है। अगर एक बात बताऊँ मुझे, यहाँ पर अगर कोई विक्टिम है, ठीक है, जिसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, तो क्या होता है अगर वो FIR नहीं कराएगा तो वो सामने वाला जिसने अपराध किया है वो कैसे उसको मेडिकल एक्सपेंसेस दे देगा, कैसे कह देगा कि चलो कोई बात नहीं, आपका जो खर्चा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। उसने तो अपराध किया है, वो क्यों कह देगा? नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। जब आप FIR कराओगे उस व्यक्ति के खिलाफ तभी तो कोर्ट कहेगी कि ऐसे ऐसे करना है ना, तभी वो थोड़ा चौकन्ना होगा कि हाँ प्लीज़ अब थोड़ा जो है मतलब कि जो केस वगैरह है उसको क्लोज कर दो, इतने ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, पता ही आपको क्या होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब आप FIR कराओगे तभी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो आपका बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ मज़ा आया क्वेश्चन को करके? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आपका जो नियम 7 है वो कहता है इस मुआवजे के भुगतान के संबंध में अधिक विवरण प्रदान करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि विशेष अदालत आदेश दे सकती है कि मुआवजे का भुगतान न केवल मुकदमे के अंत में किया जाएगा बल्कि अंतरिम आधार पर भी किया जाएगा। चलो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद कहते हैं, देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि आपका जो हु इंट्रोड्यूस द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल, जो पॉक्सो संशोधन विधेयक जो है वो किसने पेश किया है? वीरेंद्र कुमार ने करा है, मनमोहन सिंह ने करा है, मेनका गांधी ने करा है, या इनमें से कोई भी नहीं? बता दीजिएगा यहाँ पर जो है करेक्ट क्या रहने वाला है। अरे मैडम हमें तो पता है यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, तो फटाफट से बता दीजिए, देर किस बात की है। जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो इतने अलर्ट हो जाओ, इतने अलर्ट हो जाओ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, आपके जो पड़ोसी हैं, उनको भी पता लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, है ना। तो साथ के साथ जवाब देते रहा करो, बोलते रहा करो हाँ यस यस यस। ऐसे क्या होगा, आप भी अलर्ट होगे, पढ़ने में बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला वो आपका वीरेंद्र कुमार रहने वाला है। हु इंट्रोड्यूस द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल? बताओ, वीरेंद्र कुमार। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पॉक्सो संशोधन विधेयक जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो मंत्री है वीरेंद्र कुमार द्वारा पेश किया गया था। तो चलिए फटाफट से अब हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर करेंगे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए पहला बिल्कुल बेसिक यहाँ से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? बता दीजिएगा जी, स्वीकृति कब मिली थी राष्ट्रपति की? 19 जून 2012। कब मिली थी? सारे बोलो, 19 जून 2012। चलो ठीक है। परिवर्तन की तिथि क्या थी? इनेक्ट कब हुआ था, इनफोर्स कब हुआ था, है ना? 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर को क्या है बता दीजिए, कौन सा दिन है? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है वो भी बता दीजिएगा, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से। और जो सभा है, एक लड़की है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लड़की है, हर एक, और एक है वो सुशील, हाँ सुशील, बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ का वो आंसर देते हैं, और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है? आंसर देना सभी को। 14 नवंबर जितनी भी नॉलेज आपके पास है भरपूर मात्रा में, जो जो आपको पता है 14 नवंबर के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, दिल खोल के। चलिए अगर मैं बात करूं इसमें चैप्टर कितने हैं जी, पता होना चाहिए चैप्टर कितने हैं। तो 9 चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 9 आपके चैप्टर हैं, 46 आपकी धाराएं हैं, जिसमें एक शेड्यूल, एक अनुसूची है, और अनुसूची किस चीज़ की है? सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के संबंध में है। हो गया? चलिए
पता है क्या, मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे धाराओं से रिलेटेड, मतलब कि जो डीप लेवल के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको, ये जुडिशियल वाली फील्ड थोड़ी है आपकी। आपको तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में, एज अ हॉस्टल वार्डन, है ना। कुछ अगर हो जाता है अपराध, तो पता होना चाहिए आपको क्या है इसके बारे में, बस थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और 10 नंबर के आपको इसका वेटेज है 10 नंबर का। तो एक मर्ज जो है वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें आपका हैंड रिटन नोट्स के साथ करा रखा है सब कुछ, वो आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता 10 में से 8 नंबर आपके कहीं जाने वाले हैं, है ना। तो चलिए अब 9 जो चैप्टर्स के बारे में बड़े ही इत्मीनान से प्यार से पढ़ते हैं। अध्याय जो है चैप्टर आपका पहला क्या कहता है, प्रारंभिक, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है, जिसमें 2 धाराएं हैं। आपकी पहली धारा है और दूसरी धारा है, जो कि डेफिनेशंस बताती हैं। पहली धारा आपकी बताती है कि नाम क्या है इसका, पॉक्सो, फुल फॉर्म लिख दो क्या पॉक्सो की। 2 जो धारा है उसमें डेफिनेशंस दी गई है, और डेफिनेशंस भी कितनी है, बताओ मुझे कितनी है। चलिए अगर चैप्टर 2 की बात करें हम, तो चैप्टर 2 में आपका बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध जो है बता रखे हैं, वो धारा कितनी, 3 से 12 तक की धाराएं हैं। अगर बात करूँ मैं चैप्टर नंबर 3 अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग, उसके लिए दंड, मतलब कि आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए क्या कुछ पनिशमेंट वगैरह है, वो सब बात करी गई चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 3 में अगर हम धाराएं की बात करें, वो 13 से लेकर 15 तक होती हैं जी, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो क्या होता है, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न करना। कहते हैं कि अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंसेस, कहते हैं उसकी बात करी गई है धारा 16 से 18 में। अब बात करें अध्याय 5 की, तो अध्याय 5 में क्या है, मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। आप कैसे रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में। अब देखो अपराध सारी आ गई 4 तक, 5 में क्या बात करेगी, आप रिपोर्ट कैसे करोगे, उसके बारे में धारा 9 से 23 तक बता रखा है। अगर बात करें अध्याय 6 की, तो बालक के कथन, मतलब कि जो बालक की स्टेटमेंट है उसको आप कैसे लिखोगे, उसके लिए बता रखा है कि इसमें 24 से 27 में। अगर बात करी जाए अध्याय 7 की, चैप्टर नंबर 7 की, तो वो बता रखा है विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे बच्चों के लिए, ऐसे केसेस की सुनवाई करने के लिए, वो बता रखे हैं 28 से 32 में। अगर बात कर ली जाए अध्याय 8 की, जिसमें आपके विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों तथा साक्ष्य का अभिलेखन जो है, वो धारा 33 से 38 में बता रखा है। अगर बात करें अध्याय 9 की, जो लास्ट है, उसमें मिसलेनियस जो सारे मिक्सअप टॉपिक हैं, जिसमें कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दिया है इन्होंने, उसमें है आपकी धारा 39 से लेकर 46, धारा 39 से लेकर 40 तक। और ये जो आपका पॉक्सो एक्ट है, वो पूरे भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, या फिर केवल हरियाणा में, ऐसा पूछा जा सकता है। तो पूरे भारत पर ये लागू है। अब देखो हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत ही डिटेल से, इसमें हम थोड़ा क्विक रिवाइज करेंगे। देखो चैप्टर नंबर पहला क्या आपका जो प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से 2 बता रखा है, 1 में आपकी टाइटल है, 2 में आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल। और ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डेफिनेशंस है ना, कितनी डेफिनेशंस बता रखी है। अगर मैं बात करूँ जो धारा 2 है हमारी, 2 में टोटल कितनी भाई 14 डेफिनेशंस बता रखी हैं, कितनी 14 डेफिनेशंस। तो चलिए अगर बात कर ली जाए चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। बात करें इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 3 से 12 की इसमें बात करी गई है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देके बताया था कि आपके जो भी ये 3, 5, 7, 9 क्या है, ये 3, 5, 7, 9 क्या है, विषम संख्याएं हैं कि सम संख्या है। सम तो होती है जो 2 से भाग हो जाती है, और विषम होता है जो 2 से भाग नहीं होती है, ठीक है। 3, 5, 7, 9 2 से भाग नहीं होती है, 3, 5, 7, 9 और ये 11 है हमारा, ठीक है। ये 2 से भाग नहीं होती है। तो इसमें क्या दे रखा है, जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं ना, जितने भी आपके अपराध है, वो बता रखिए। और जो आपकी सम संख्या जो कि 2 से भाग हो जाती है, जो कि बहुत प्यारी लगती है हमें ना, 2 से भाग हो जाती है, क्योंकि ईजिली अगर हम मैथ्स करते हैं ना, तो बहुत ईजिली डिवाइड हो जाते हैं, तो हमें इनसे थोड़ा प्यार होता है, थोड़ा लगाव होता है, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह की सम संख्याओं से। तो इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी पनिशमेंट दे रखी है। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि आपकी जो पनिशमेंट है ना, आपकी जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की पनिशमेंट
कौन से धारा में बताई गई है, आपके 3 में, 5 में, 8 में, 6 में। आप इजीली बता सकते हो कि इसमें से आप देख के बता सकते हो। आपकी पहले तो आपका यही छांट लेना, सम संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है भी तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखो, अब बात कर लेते हैं पैनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो धारा 3 में बता रखा है। और उसके बाद देखो, मेरे को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि ये होता क्या है ना, नहीं है ना करने की एक्सप्लेनेशन, आपको पता होना चाहिए क्या है थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या है, पैनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसकी जो पनिशमेंट है वो बता रखी है धारा 4 में। इसमें पनिशमेंट क्या दे रखी है, 10 साल की आजीवन कारावास, ठीक है, प्लस फाइन भी लगेगा। अगर बात करूँ एग्रीवेटेड, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, एग्रीवेटेड हो जाता है, एग्रीवेटेड पैनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है इसमें होता है जो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, पुलिस अधिकारी है, फिर डॉक्टर है, या फिर कोई टीचर है, या मतलब कि जिस पर समाज, हमारे लोग विश्वास करते हैं ना, सरकारी कोई अधिकारी है जिस पर हम विश्वास करते हैं आँख बंद करके, जब वो कोई ऐसा काम कर देता है ना तो बहुत पछतावा होता है कि पछतावा तो क्या, उन्हें होना चाहिए पछतावा, तो उन्होंने ऐसा काम किया है ना, तो बहुत ही होता है कि इसने कैसे कर दिया वो वाला। तो जो एग्रीवेटेड है बहुत उत्तेजित मात्रा में होता है, एग्रीवेटेड जो पैनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी पनिशमेंट की अगर बात करें तो वो धारा 6 में बता रखी है। और कितनी पनिशमेंट देनी है आपको, 20 साल की आजीवन कारावास प्लस फाइन, और उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है आज के टाइम पर। अगर बात करूँ मैं सेक्सुअल असॉल्ट की, तो सेक्सुअल असॉल्ट धारा 7 में बता रखा है और 8 में इसकी पनिशमेंट बता रखी है। पनिशमेंट भी कितनी मिलेगी, 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट है, और उसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं जी, कितना कितना बताओ, 5 साल प्लस क्या लगेगा, फाइन भी लगेगा। अगर मैं धारा 9 की बात करूँ तो उसमें एग्रीवेटेड बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब आपको एग्रीवेटेड दिख जाए ना तो समझ जाओ बस बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया उसने, ठीक है। एग्रीवेटेड जो सेक्सुअल असॉल्ट की अगर बात करें वो धारा 9 में है, और धारा 10 में उसी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दे रखी है जी, कितनी, 5 साल तक मिनिमम, और 7 साल की एक्सटेंड हम कर सकते हैं, प्लस उसमें फाइन भी लगेगा। अगर मैं बात करूँ धारा जो है वो 11 में, यहाँ पे लिखिए 11, सेक्सुअल SH का मतलब होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट करना। इसका क्वेश्चन भी आने वाला है इसमें जो मैंने ये सेट करा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पनिशमेंट है वो बता रखी है धारा कितनी, 12 में, जिसमें 3 साल की हो सकती है, प्लस फाइन भी आपको लग सकता है, या फिर दोनों ही लग सकते हैं, 3 साल की सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, प्लस फाइन भी इसमें लग सकता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कितना ईजी, कितना मतलब कि ईजी लैंग्वेज मैंने आपको परोस के दिया है ना, याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका कहता है कि यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़, इसमें बता रखा है सेक्शन जो है 13, 14 और 15, जिसमें 13 में बता रखा है, सिर्फ एक डेफिनेशन दे रखी है कि भाई यूज़ कर रहे हो बच्चे को एक पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए, और उसकी ही पनिशमेंट किसकी, इसी की, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़, इसी की पनिशमेंट बता रखी है किसमें, धारा 14 में। और कितनी होगी, 5 साल तक की होगी, 7 साल दोबारा हो सकती है अगर वो उसी क्राइम को रिपीट करता है, प्लस उसमें फाइन भी लग सकता है। अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 में क्या है, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अगर बच्चे से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपने इकट्ठा कर रखा है कि टाइम आने पर मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा या करूंगी, तो उसके लिए भी पनिशमेंट हो सकती है, ध्यान रखें, ठीक है। कितनी हो सकती है, 3 साल तक की हो सकती है सजा, फाइन भी लग सकता है, या फिर इन केस दोनों भी हो सकते हैं, 3 साल की सजा प्लस फाइन भी लग सकता है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि कहता है अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंसेस, किसी अपराध का दुष्प्रेषण और उसको करने का प्रयत्न करना। आपने अपराध किया नहीं है लेकिन सोच रहे हो करने की, आपने प्रयत्न करा है, प्रयास करा है ना, तो उसमें भी आपको सजा मिल सकती है। देखो सेक्शन 16 कहता है, ये पूरी की पूरी देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है ना, ये डेफिनेशन ही है। अगर 17 की मैं बात करूँ तो 17 में इसी की पनिशमेंट की, जो आप अपराध करते हो ये वाला, तो उसी की पनिशमेंट बता रखी है। अगर मैं बात करूँ धारा आपकी सेक्शन 18 की, तो पनिशमेंट यहाँ पे, एक मिनट, पनिशमेंट टू अटेम्प्ट टू एंड कमिट एन ऑफेंसेस, मतलब कि आपने
पनिशमेंट टू अटैम्प्ट टू एंड कमिट एन ऑफेंसेस, आपने कमिट करा है इस ऑफेंसेस को, इस अपराध को, तो उसके लिए सजा बता रखी है। इसमें क्या है, आप किसी प्लानिंग के थ्रू आप अपराध करते हो या फिर आप किसी से अपराध करवाते हो एज अ प्लानिंग। आप क्या करते हो, 3-4 दोस्त मिलकर क्या कहते हो, किसी को बहकाते हो कि अच्छा उसने ना तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा था, वो ना ऐसे मारने की बात कर रहे थे ना। आप 3-4 मिल के ग्रुप में आप किसी बेचारे पर्सन को क्या कर रहे हो, आप बहका रहे हो क्राइम करने के लिए। तो देख लेना, जो 3-4 जो पार्टी मिलकर अब बहका रहे हो ना, आपको सजा भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, भोलेपन का फ़ायदा उठाते हो आजकल, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो चलिए अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में क्या है, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब रिपोर्ट कैसे करोगे, देखो क्राइम तो सारे हमने पढ़ लिए, कैसे कैसे कौन कौन से बात करी गई है इसमें। अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट कैसे करना है, तो इसके बारे में बता रखा है 19, 20, 21, 22 और 23 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 19 में बता रखा है रिपोर्टिंग ऑफेंसेस, आप जब ऑफेंस को, जब आप अपराध को रिपोर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, इसमें बता रखा है दायित्व। 20 में बता रखे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जैसे ऑब्लिगेशंस ऑफ मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ ऑफ रिपोर्ट केस, मतलब जब आप रिपोर्टिंग करोगे उस केस की, तो आपका मीडिया का, आपका जो फोटोग्राफी, आप जो फोटो ले रही हो ना, स्टूडियो का, इनका दायित्व क्या है, कैसे आपको लेनी है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज करना है, नहीं करना है, और करना है तो कब करना है, उसके बारे में सब कुछ बता रखा है किसमें, धारा नंबर 20 में। अगर मैं बात करूँ 21 की, तो इसमें पनिशमेंट बता रखी है 6 मंथ की और 1 साल की सजा, या दोनों आपको मिल सकते हैं। अगर 22 की मैं बात करूँ तो 22 में आपको नहीं, देखिए मिनट रुको, जो 21 में ना, 21 में क्या कहा है कि अगर आप ऐसा करते हो, मतलब कि आप किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हो, तो उसमें पनिशमेंट मिलेगी आपको 6 महीने की, 1 साल की, और दोनों भी मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 22 की, तो 22 में पनिशमेंट दे रखी है फॉल्स कंप्लेंट, अगर आप झूठी कंप्लेंट दर्ज कराते हो ना, तो उसमें 1 साल की सज़ा मिल सकती है। अगर मैं 23 की बात करूं, तो इसमें मीडिया का प्रोसीजर बता रखा है, क्या होता है प्रोसीजर। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। 24, 25, 26 और 27 इसमें कहते हैं, जब एक पुलिस अधिकारी है, वो क्या करेगा, अब बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जाएगा, तो कैसे जाएगा उसके बारे में बता रखा है 24, 25, 26 और 27। इसमें अगर मैं बताऊं तो जो पुलिस अधिकारी है उसको बच्चे के घर पे जाना है, ठीक है, वर्दी में नहीं होना चाहिए पुलिस अधिकारी, और उसके बाद रात के टाइम पे तो उसको नहीं जाना है ना, और रात के टाइम पे जाके आप उसको दरवाजा खटखटा रहे हो, देखो मेरे को तेरी स्टेटमेंट लेनी है, बाहर निकलो, ऐसे नहीं करना है, दिन के टाइम पे जाना है। और साथ में आप वर्दी में नहीं होगे, सब बच्चा देख के खुद ही डर जाएगा, और आस पड़ोस के लोग भी क्या सोचेंगे ना कि कौन आए इनके घर पे, पुलिस क्यों आई है, इस तरह से। अगर मैं बात करूं धारा 25 की, तो इसमें कहते हैं कि आप जो रिकॉर्ड करोगे स्टेटमेंट, वो मैजिस्ट्रेट करेगा। अगर 26 की बात करें, तो इसमें एडिशनल प्रोविज़न दे रखे हैं स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें कहते हैं कि जो रिकॉर्ड आप करोगे ना, तो ऑडियो विजुअल एड के साथ आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब कि आपको जब बच्चा स्टेटमेंट दे रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मतलब कि ऐसा उस बच्चों को देखो, या तो आप माइक्रोफोन लगा दो या फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि बाद में बच्चा अपने स्टेटमेंट को पलट ना दे। मतलब कि क्या होता है कई बार तो बच्चा डर के, उसको चेतावनियाँ मिलती है ना, डराते हैं धमकाते हैं कि भाई ऐसे तुम स्टेटमेंट मत दो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, वो वाली चीज़। तो इसी तरह आपको बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो पहले ही रिकॉर्ड कर लेना, ताकि बच्चा बाद में अपने जो स्टेटमेंट है उसको पलटे ना, है ना। तो चलिए आगे कहते हैं मेंटल फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, अगर बच्चे को मेंटल या फिजिकली वो बेचारा इम्पेयर्ड है, परेशानी है उसको, तो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर भी होगा, साथ में डॉक्टर भी हो सकता है। अगर बात करें ट्रांसलेटर की, अगर बच्चा ऐसा है जो आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, तो उसमें उसके साथ आपको क्या करना है, एक ट्रांसलेटर रखना है जो उसकी लैंग्वेज में मतलब कि आपकी लैंग्वेज में आपको ट्रांसफ़र करके दे, और उसकी कहने का मतलब क्या है भाई, एक ट्रांसलेटर को आप समझ ही गए होगे ना, जो बच्चे की लैंग्वेज है वो आपको बताए, ठीक है, और जो आपकी जो लैंग्वेज है वो बच्चे को बताए, इस तरह से। अब क्या है भाई, फादर मदर या फिर उसका कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए जो रिकॉर्ड करेगा। ये तो बहुत ही लंबी क्लास होगी हमारी, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 कहता है कि स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, जो बताए गए हैं सेक्शन नंबर 28 और 32 में। ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 कहता है कि स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए जो रिकॉर्ड करेंगे एविडेंस को। ये सब बातें हैं, आप पढ़ लेना एक बार। और चैप्टर नंबर 9 जो है मिसलेनियस बात करता है कि 42 में क्या है, 42 में क्या दे रखा है, 42A में क्या, 43 है, 44 है, ये सारी चीज़ें। ये आपकी जितनी भी धाराएं हैं ना जो मैं अब पढ़ा के आई हूँ, वो ही सब इसमें दे रखा है, अब पढ़ लेना बाद में आराम से बैठ के। तो चलिए
और हाँ, ये जो है ना आपका 2020 रूल्स, एक ही वीडियो में 48 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा पॉक्सो एक्ट क्यों आया है, किसके कारण आया है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, किन किन चैलेंजेस के कारण जो हमारे जो 2020 वाले रूल्स आए हैं वो क्यों आए, वो सब पढ़ा रखा है। तो चलिए अगर मैं बात करूँ 9 मार्च 2020 को ये लागू हो गया था। अगर इसमें बात करते हैं जो आपका धारा जो ये 45 है, ये जो धारा 45 है ये क्या करती है, ये कहती है कि जो केंद्र सरकार है ना वो क्या करेगी, कोई कानून वगैरह बना सकती है इसके ऊपर, अगर फर्दर कुछ काम है, कोई भी बात है तो वो इसमें रूल बना सकती है। तो इसी 42 धारा के तहत जो है 13 नियम बनाए गए हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें पहला जो नियम है ना उसमें कहा गया कि इसका नाम क्या है, पॉक्सो, इसको डिफाइन कर दो, इसकी डेफिनेशन ही दे रखी है। उसके बाद अगर मैं धारा की बात करूँ तो धारा इसमें कितनी है जी, टोटल डेफिनेशंस जो 6 डेफिनेशंस दे रखी है। और मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो ये 2012 वाला था उसमें कितनी डेफिनेशंस थी, उसमें 14 डेफिनेशंस थी टोटल। यही सारी चीज़ें हैं। अब चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही का संचालन करेगा, बता दीजिएगा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी है, शासकीय अभिवक्ता है, विशेष लोक अभियोजक है, या अतिरिक्त आपका जिला लोक अभियोजक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। हाँ जी, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ गया है ना, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कहता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, ये कहते हैं कि जब कोई अपराध है वो आया, एफआईआर उसकी दर्ज करा दी, कितने साल के मतलब कि कितने ड्यूरेशन के अंडर उसको पूरा का पूरा कंप्लीट होना है, मतलब कि उसके बारे में जितने भी आपका मतलब कि उसको सॉल्व कर लेना है बेसिकली। कितने दिनों में आप सॉल्व करोगे, 6 महीने में, 9 महीने में, 2 वर्ष, 1 वर्ष, कितने अंदर, कितने ड्यूरेशन में वो कंप्लीट होना चाहिए वो केस, उसकी फाइल बंद हो जानी चाहिए। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो जी बिल्कुल यहाँ पे आपका जो करेक्ट रहेगा वो आपका 1 साल है। 1 साल के अंदर आपको सब कुछ निपटा लेना है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि लैंगिक मतलब कि जो पॉक्सो 2012 के अंतर्गत किस धारा में सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको बोलते हैं लैंगिक उत्पीड़न को डिफाइन किया गया है, किसके बताइए। धारा 2 है, धारा 5 है, धारा 9 है, धारा 11 है। सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, सम और विषम का मैंने इतना प्यारा से एग्जाम्पल दिया है, गलत किसी का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे धारा 9, 2, 5, 11। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया तो आप समझ जाओ कि आपका जो माइंड है ना वो कहीं और ही जाकर, समझ गए आप। हाँ, बता दीजिए यहाँ पे। तो चलिए मेरे हिसाब से सबने इसका करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, तो आपके दिमाग की खिड़कियाँ और कानों के पुर्जे सारे खुले हुए हैं, तो आपने सही यहाँ पे करेक्ट किया है। वहाँ पे धारा जो है 11 हो जाएगी। और धारा अगर 12 की बात करूँ, जो कि आपकी एक सम संख्या है, बहुत ही प्यारा सा अंक है ये 12, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, वो आपका इसमें पनिशमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड पनिशमेंट बताई गई है। और आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट को जो डिफाइन किया गया है वो आपका धारा 11 में डिफाइन किया गया। ठीक है, इसमें हमने पनिशमेंट भी पढ़ी थी। पनिशमेंट में क्या था कि आपकी 3 साल की इसमें पनिशमेंट मिलेगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर होती है तो 3 साल की, और इसमें फाइन भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन कहता है कि जो आपका पॉक्सो 2012 के अंतर्गत किस धारा में अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एंड ऑफेंसेस, मतलब कि आप उकसाते हो किसी को अपराध करने के लिए, या आपने अपराध करने का प्रयत्न करा है, प्रयास करा है, तो उसके लिए किस में बात करी गई, किस धारा में बात की गई है। धारा 14 में, धारा 19 में, धारा 17 में, धारा 16 में। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हम पढ़कर आए हैं इस क्वेश्चन को। बता दीजिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा धारा 17। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ है ना, ताकि आप इजीली पहचान पाओगे, है ना। देखो यहाँ पे इतने प्यारे से शब्दों में हमने लिखा था कि जो है ये आपका जो अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंसेस, आप अपराध करते हो, करवाते हो, तो वहाँ पर पनिशमेंट आपकी जो है 17 में, और आपका जो ये डेफिनेशन ही दी गई है, अगर ये डेफिनेशन ही पूछ लिया जाए तो वो आपकी 16 में है, पनिशमेंट उसकी 17 में है, उससे अगले ही धारा में पनिशमेंट दे रखी है। अगर 18 में फर्दर पनिशमेंट जो है, आप प्लानिंग करके अपराध करवाते हो किसी से, 2-4 टोली में मिलकर बंदे,
बंदिया बताइए यहाँ पे। तो चलिए हो गया। और मैं उसके सेक्सुअल हैरेसमेंट की दिखाती हूँ आपको। कहाँ गया वो, देखो ये वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये रहा छोटा सा SH हमने लिख रखा सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इसकी जो है पनिशमेंट जो है दे रखी है 12 में, 11 में इसको डिफाइन करा गया है। तो चलिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका जो पोक्सो 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। कहते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की सहायता ले सकते हो, है ना। 2012 के अंतर्गत बालकों को एक विधिक, एक प्रॉपर काउंसलर है या कोई व्यवसायी है या कोई बिजनेसमैन है, मतलब कि एक प्रोफेशनल की सहायता लेने का अधिकार है। धारा 41 है, धारा 39 है, धारा 43 है, धारा 40 है। बता दीजिए यहाँ पे जो है करेक्ट क्या रहने वाला है। हाँ जी, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है आपका धारा C, मतलब कि धारा 43। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इतने प्यारे से शब्दों में, ये रहा धारा, एक मिनट, धारा 43 कहाँ गई 43, एक मिनट, ये ना 43 नहीं है भाई, 40 है, धारा 40 है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। तो चलो 40 है, ये धारा 40 है। इसमें क्या है कि 40 के अनुसार विधिक काउंसलर जो है उसकी सहायता लेने के लिए बालक के अधिकार के संबंध में प्रावधान है। मतलब कि बालक किसी की बड़े प्रोफेशनल की सहायता ले सकता है, काउंसलर की सहायता ले सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे 40 रहने वाला, मिस्टेक हो गई थी बोलने में थोड़ी सी। तो चलिए इसको करेक्ट कर लेना आप। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे 40 है, प्लीज़ ठीक कर लेना इसको। अगला आपका कहता है कि जो आपका पोक्सो में बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो कि नवंबर 2012 के परिवर्तन में आया, मतलब कि जो भी है ये अंतर्गत जो है बालक लड़के या लड़की जिसकी उम्र होनी चाहिए 15 वर्ष 16 वर्ष, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ना इसमें ना आपको क्या है, इसमें लैंग्वेज इतनी ट्विस्ट करके दे देंगे ना, इतनी ज़्यादा मोल्ड कर देंगे लैंग्वेज को, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आता जाता क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी करके दे देंगे ये। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो 18 साल रहेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको 18 करना है कि आप पूछ लिया जाए कि बच्चा जो है इसके अंतर्गत बच्चा क्या होगा, है ना, कितनी उम्र होगी बच्चे की, बालक किसको कंसिडर किया जाएगा, वो है 18 साल तक का बच्चा, है ना। ठीक है, आपको याद कर लेना है किसी भी तरह का क्वेश्चन आए। और मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर उठा के देंगे और आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो आगे कहता है कि जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम कि जो देखो यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आप मिस्टेक कर जाते हो। कहते हैं कि 2019 वाला जो आपका रिवाइज वर्जन था जिसमें रूल्स बताए गए हैं 2019, वो कब लागू हुआ है। 1 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को, 1 जनवरी 2019 को, 1 मार्च 2019 को। बता दीजिए यहाँ पे जो है करेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका 6 अगस्त 2019 रहेगा। क्या रहेगा, 6 अगस्त 2019। चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका जो ये पॉक्सो है वो अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा लेना है। अगर आपको एक भी चीज़ याद है कि आपका मतलब कि लागू तो हो गया था ये 6 अगस्त को, लेकिन इसको राष्ट्रपति की अनुमति तो पहले ही मिलेगी ना, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही ये लागू होगा। तो बताइए यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा 5 अगस्त जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो पॉक्सो में कुल कितनी धाराएं हैं। आपकी 44 है, 45 है, 46 है, 47 है। हाँ जी, इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे, इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे। बस आपको इतना डीप में नहीं घुसना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसी को कर लेना है, आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। आपकी धाराएं कितनी है जी, 46 है, इजी। चलिए आगे कहता है कि जो आपका पॉक्सो अधिनियम है वो लागू कब हुआ था। अब देख लो ये 2012 वो लागू कब हुआ था, 2012 वाला।
तो बता दीजिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट क्या रहने वाला है इसका। तो सभी को पता है जी कब हुआ था, 14 नवंबर 2012। कब हुआ था? 14 नवंबर 2012। अब आपको पता ही है। चलिए आगे कहते हैं कि जो आपका ये है पॉक्सो में कुल कितने चैप्टर हैं। चैप्टर कितने हैं? 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। तो आपके चैप्टर कितने हैं आपको पता ही है, मुझे नहीं पता कि चैप्टर कितने हैं। आपको बताना है कि ये जो चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम कितने हैं। वो जो चैप्टर है वो कितनी धाराएं में आती है, मतलब कि अगर पहला चैप्टर है उसकी कितनी धाराएं हैं, दूसरा चैप्टर उसकी कितनी धाराएं हैं, तीसरा चैप्टर उसकी कितनी धाराएं हैं, चौथा है उसकी कितनी धाराएं हैं, वो सब आपको लिखना है। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से लिखना है। और जो बताएगा बहुत ही प्यार से, मतलब कि इसका एक समरी बनाएगा, उस वही हमारी क्लास का स्टार होगी। वो देखते हैं कौन सबसे बढ़िया वाला आंसर देता है इसका। उसके बाद अगला कहता है कि जो आपका पोक्सो में बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 का संबंध कैसे। देखो कितना प्यारा, कितना ही शानदार, कितना ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताओ धारा 2 का संबंध कैसे? परिभाषा, डेफिनेशन से है, लैंगिक हमला से है, लैंगिक उत्पीड़न से है, और जो प्रवेशन पेनिट्रेटिव वाला है लैंगिक जो प्रवेशन से है। तो यहाँ पे जी हमें पता है एक ही बिल्कुल अलग सा ऑप्शन दिख रहा है, वो है परिभाषा वाला, डेफिनेशन वाला एक अलग से चमक रहा है। तो हम इसको करेक्ट कर देंगे ना परिभाषा खंड से, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का यही था हमारा छोटा सा सेशन। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप इतने प्यारे प्यारे हाथों से करते हो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सिलेक्शन ले लो फटाफट से, और फिर देसी घी की मिठाई मुझे भी खिला दो। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।